हाय एवरीवन, हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आज हमारे साथ में है डॉक्टर खुशबू सुथार जी। डॉक्टर खुशबू सुथार एक डॉक्टर होने के साथ-साथ महिलाओं की मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर फोकस करती है। उनका लक्ष्य है एक स्वस्थ और सुरक्षित माहौल प्रदान करना, जहां हर कोई हील कर सके और तरक्की कर सके। हाय खुशबू जी, हाउ आर यू? I'm good. How are you? आई एम ग्रेट। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि आप आए आप पे, और आपने आप आपका जो है ना पूरा एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करोगे, चीजें बताने वाले हो आप लोगों के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। It's my pleasure. Accordingly, right, I got a platform to speak on such an amazing things. ग्रेट। तो खुशबू जी, एज इन साइकोलॉजिस्ट, व्हाट आर योर व्यूज? मुझे ना एक टॉपिक जानना है जो बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा, राइट? कि व्हाट इज इमोशनल अब्यूज? हमने फिजिकल अब्यूज सुना है, वो होता है मार धाड़ से। तो ये इमोशनल अब्यूज क्या चीज होती है? So now, Purvi, let's get some facts straight. ठीक है, इमोशनल अब्यूज है आज का हथियार। ठीक है, पहले के टाइम पे क्या होता था, जो घाव है वो बाहर दिख जाते थे। आदमी एक फीमेल को या फीमेल्स भी एक मेल को अब्यूज कर लेती थी बाहर, को डोमेस्टिक वायलेंस दिख जाता था कि भाई ये प्रताड़ित है, ये फ्रस्ट्रेटेड है, इसे तकलीफ है, हम उसकी हेल्प करो। अब इमोशनल अब्यूज को आजकल ये भी लोग कहते हैं, इसका अदर वर्ड्स है कि आजकल की लड़कियों में सहन शक्ति नहीं है। ऑफ कोर्स मेल्स और फीमेल्स दोनों में ही होता है, ऐसे नहीं है कि ये खाली फीमेल्स ही है। बट नाउ दिस मेन पॉडकास्ट का मेरा मेन जो एक सेंटर ऑडियंस है वो कहीं ना कहीं फीमेल ज्यादा है, बिकॉज एज यू नो कंपेरेटिवली फीमेल्स इससे ज्यादा गुजरती है। हम मेल्स को नहीं बोलते कि मेल्स नहीं गुजरते, मेल्स भी अपने लेवल तक एक इमोशनल अब्यूज फेस करते हैं, ऑफिस से, बॉस से, अपने खुद के पेरेंट्स से भी। बट आज हमारा मेन में जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फीमेल्स को रखना है, ताकि हमारे यस। प्रॉपर ऑडियंस टारगेटेड हो। तो नाउ फीमेल, एक जब हम इमोशनल अब्यूज की बात करते हैं तो वो क्या होगा, वो इमोशनली एक पर्सन को ये फील करवा देता है कि भाई तुम कुछ काम के नहीं हो, तुम्हारा इस वर्ल्ड में यूज नहीं है, और हमारे होने के, हमारे एग्जिस्टेंस की वजह से ही तुम्हारा एग्जिस्टेंस है, और तुम बहुत ही इजीली रिप्लेसेबल हो हमारे लिए। तो आप नोटिस करोगे, जो फीमेल्स होती हैं वो शादी से पहले बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट ओवर अचीवर होती है, उनमें एक लाइवलीनेस होता है, उसमें कुछ बनने की इच्छाएं होती है। बट आफ्टर मैरिज और इवन आफ्टर ज्वाइनिंग सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन में ये भी पार्ट डालूंगी, क्योंकि ऑफिस में भी ये टाइप ऑफ अब्यूज होता है कि एक तो चलो फिजिकल अब्यूज, सेक्सुअल असॉल्ट हो गया, जिसको ये फीमेल पॉइंट आउट कर देगी, एचआर से बात कर लेगी। लेकिन एक ये इमोशनल अब्यूज भी होगा जहां पे वो बेचारी को इमोशनली छुट्टी के लिए भी तक दिक्कतें होगी। बट अगेन मेजर ऑडियंस है जो इन लॉज वाला पार्ट होता है। अब ये फीमेल जो होती है वो बेचारी इतनी ज्यादा डाउन चली जाती है, जिस फीमेल को लोग बोलते थे ये बड़ी कॉन्फिडेंट है, आज उसमें खुद के डिसीजन लेने की भी पावर नहीं बचती। वो अपने हर डिसीजन को डाउट करेगी, वो खुद का खाना पीना तक अपने बॉडी में चेंजेस फील करेगी। और जब हम बोलते हैं ना कि ये तो भाई क्लास में फर्स्ट आती थी, ये तो अपने जॉब में एक्सेल करती थी, आज वही फीमेल एक पीछे बैकग्राउंड आर्टिस्ट बन चुकी है, एक ऐसे फैमिली की जो उसको कभी भी रिप्लेस कर सकता है, एंड विच शी नीड्स टू गेट टू नो वेरी राइट दैट यू आर बाई रिप्लेसेबल, अगर आपने यही कंटिन्यू किया तो ये रहता है काइंड ऑफ इमोशनल अब्यूज, कि आप अपने वर्ड से वो सामने वाले के सेल्फ एस्टीम, मेंटल और फिजिकल लेवल दोनों में उसके साथ खेलोगे। आप इमोशनली उसे ब्लैकमेल करोगे, उसे फील करवाओगे कि तुम्हारा जो सोशल एग्जिस्टेंस है वो बहुत पुअर है। राइट, राइट, राइट। आपने बहुत सही बात की। और हमारे पास ना, अब इंडिया में देखे, इंडिया में भी नहीं, बाहर भी होता होगा, मैं ना नहीं कहूंगी, बट डेफिनेटली। में बहुत लोग इस चीज से सफर कर रहे होते हैं। हमारी लोकल, हमारी सारी लेडीज जो है इस चीज से सफर कर ही रही होती है, कहीं ना कोई एस्पेक्ट्स पे ये फील कर ही रही होंगी। आपने एकदम परफेक्ट बात कही इस चीज पे। तो फिर भी ये बात ऐसे हो जाती है ना कि हम ऑलमोस्ट एट अ डेली लेवल, सी आई नॉर्मली हैव अ टेंडेंसी टू सी 2 or 3 पेशेंट्स अ डे ओनली। द रीजन बिहाइंड इट इज कि मेरे जो भी साइकोलॉजिकल या होलिस्टिक हीलिंग में पार्ट होता है,
हमें पेशेंट्स को उतना टाइम देना ही पड़ता है कि हम दिन के Right. 2 से 3 ही देख पाते हैं. वी कांट सी मोर बिकॉज यू नीड टू गिव गुड टाइम टू देम, वी कैन टॉक टू देम. मैं ये नहीं बोलूंगी कि कोई बड़ी लंबी लाइन है, नहीं, बिकॉज देन इट वोंट कम आउट एज अ क्वालिटेटिव थेरेपी. तो नाउ इसमें ऑलमोस्ट एवरी फीमेल फ्रॉम एवरी वॉक्स ऑफ लाइफ, तुम्हारे पास कोई अपर क्लास फीमेल आ रही है, कोई डिफेंस कॉलोनी की, या कोई लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड की फीमेल आ रही है, हर कोई ही आजकल इससे जा रहा है सही. ना. Right. वो ये बात हो गई. इसका एग्जाम्पल बहुत स्वीट है कि पहले हम बोलते थे दहेज, आजकल हम बोलते हैं गिफ्ट. हाँ हाँ, राइट. बहुत सही कहा आपने. ये परफेक्ट कहा आपने. और साथ में मैं एक और चीज जानना है, कॉज क्या होता है इसका, इमोशनल अब्यूज का? कॉज होते हैं कि तुम एक ऐसे टॉक्सिक एनवायरनमेंट में ही जाते हो जहां पे वो लोग नर्चरी यही तरीके से होते हैं. सो नाउ द थिंग इज, अब हमने ये वर्ड बहुत कॉमन बना लिया टॉक्सिसिटी, बट ये अमाउंट ऑफ टॉक्सिसिटी हम सब में है. अगर मैं बोलूंगी कि मुझ में टॉक्सिसिटी नहीं है तो वो गलत है, क्योंकि गलत मुझ में है. भी कहीं ना कहीं कोई बात की एक टॉक्सिक बिहेवियर होगा ही. बट अब इसमें जो बहुत ही ब्यूटीफुल बात ये है कि हमारी जो मिलेनियल जनरेशन है, जिसने एक फैमिली देखी है जो पीड़ित थी, और जो आगे की जेनजीज को देख रहे हैं, हमें कहीं ना कहीं वो सेल्फ अवेयरनेस है कि हमें पता है कि हमें ये चीज कमी है और हम उसे एडमिट कर लेंगे. एक जनरेशन थी हमारे पहले जो लिटरली ये मानने को तैयार भी नहीं होती कि उनमें ये प्रॉब्लम है. अब सो तुम गुड. एक अकेली फीमेल एक ऐसे परिवार के साथ डील कर रहे हो जिसमें प्रॉब्लम्स है, पर उनको दिमाग में वो बोलते हैं ना आज के जेंजी टर्म में डेल्यूलू. तो ये हाँ सारी हाँ. फैमिलीज कहीं ना कहीं डिल्यूजनल है कि नहीं हम तो सही है. तो जो बाहर की फीमेल आई है उसको टारगेट करना बहुत इजी है. और आप हमें ये हमेशा इजी होता है कि अपने संस्कारों पे क्वेश्चन मार्क कोई नहीं लगाएगा. आज हम खुद भी लगा लेंगे क्या, नहीं, हमें नहीं ऐसा लगेगा नहीं. कि हमें बेस्ट अपब्रिंगिंग मिली है. बट एक जो फीमेल अलोन है, जो पावरलेस है, उसको टारगेट करना वो एक बहुत ही इजी टारगेट हो जाती है. Now the problem here is the cause, if we find it, it is within the mindset of our people. That is the real cause. कि एक तो वो रैगिंग वाली बात हो गई, हमारे साथ भी तो ऐसा हुआ था, हमारे हाँ. तो हमारे साथ ऐसा किया था, तो हम भी ऑब्वियसली इसको मिसट्रीट ही करेंगे क्योंकि उन्होंने खुद ने कभी हेल्दी रिलेशन देखा ही नहीं है. देखा ही तो नहीं आप है. कैसे हेल्दी रिलेशनशिप आगे बढ़ाओगे? तुमने देखी तो वो टॉक्सिसिटी होती है. सेकंड, ये भी कॉज हो सकता है कि वो फीमेल खुद ही खुद को इतना डाउट कर देती है, तो शी बिकम्स अ वेरी, वो बोलते हैं ना, एक बहुत ही इजी, वो शीप का बच्चा होता है टारगेट कि हो भेड़ जाती का है. बच्चा, तो बड़ी इजी टारगेट बन जाती है. तो शी बिकम्स अ वेरी इजी टारगेट. तो नाउ तो फिर सबने पता है कि इसने तो आना ही दुख सहने और एडजस्ट करने के लिए है. हाँ और हाँ इट्स हाँ. नॉट अबाउट मी एंड यू एंड आवर फैमिलीज और आवर कम्युनिटीज, इट इज अबाउट ऑल. दैट कहीं ना कहीं एक मेजर चंक ऑफ पीपल को बहू नहीं मेड चाहिए. सही है. सही कहा. राइट. सॉरी. तो जो हमारा जितना शिट ले सके तो चलो हम उसको दे रहे हैं, वो खुद ले रही है, गलती तो उसकी है, वो ले रही है तो चलो दे देते हैं. सही है. सही है. बहुत सही कहा आपने, क्योंकि अगर वो स्टॉप करेगी तो अपने आप सब कुछ स्टॉप हो जाएगा. वो वाली ही एक, वो बोलते हैं ना, ये बहुत ही कॉमन कहावत है कि तुम जितना एडजस्ट करोगे लोग तुमसे उतना करवाएंगे, और तुमने जिस करवाएंगे करवाएंगे. किया, तुम जितने दिन अपने स्टैंड ले लिया तो लोग क्या कहेंगे, ये तो वो बोलते हैं ना, ये तो बदतमीज बहू है, इसको क्या बोलना, छोड़ो. हाँ वो बेचारी हाँ. से काम करवाते हैं. ये आपने बहुत सही कहा खुशबू जी. तो मेरे को इस पे और एक क्वेश्चन याद है, मतलब ऐसा लग रहा है कि रिलेट कर रहा है बहुत ही, कि हम जब ये कांस्टेंट इमोशनल अब्यूज अगर कोई सहन करता है, इनके साथ में ये हर बार होता रहता है, तो उसका आउटकम क्या होता होगा? पूर्वी, यहाँ पे ना मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा रखूंगी जो आउटकम की बात होती है. आपको पता है कि एक राइट नाउ रिसेंटली बहुत कॉमन चीज हो रही है, मिसकैरेजेस. ठीक है, हाँ. बच्चों में लाइक फीमेल्स में मिसकैरेज बहुत होता है, बहुत स्पेशली हो विद रहा देयर है. फर्स्ट किड. विद देयर फर्स्ट किड राइट. मिसकैरेज आर वेरी कॉमन. उसके पीछे गायनेकोलॉजिस्ट एक कारण बोलते हैं कि इट वाज अ स्पॉन्टेनियस मिसकैरेज. ठीक है, वो मिसकैरेज का कोई प्रॉपर कॉज नहीं होता है.
और ये चीज इतनी ज्यादा रैम्पेंट हो चुकी है कि ऑलमोस्ट कोई भी फीमेल्स जो प्रेग्नेंट होती है उनका फर्स्ट हमेशा मिसकैरेज आता है। अब मिसकैरेज का जो मेंटल ट्रॉमा होता है वो बोलने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हर फीमेल वो मेंटली जाती है यार, So true. एक तो स्पॉन्टेनियस मिसकैरेज कैसे हो गया। और एक से दो मिसकैरेज होते ही तीसरे में डॉक्टर बोलता है बेटा आईवीएफ की जरूरत है, आईवीएफ करवा। तो मिसकैरेज एक वुमेन की मदरहुड को कितनी ज्यादा चोट पहुंचाती है, राइट? क्योंकि एक So फीमेल true. सोचती है यार मैं माँ बनने के ही काबिल नहीं हूँ। ये स्पॉन्टेनियस मिसकैरेज का सबसे बड़ा कॉज आज इंडिया में और बाहर है इमोशनल अब्यूज। God. जैसे ही वो फीमेल प्रेग्नेंट हो या बिफोर प्रेगनेंसी ऑल्सो, एक नए फैमिली में ऐसी ऐसी घटनाएं होती है, उसको मेंटली इतना ज्यादा फील करवा दिया जाता है कि सबसे पहले उसके हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, एंड दैट कॉजेस स्पॉन्टेनियस मिसकैरेजेस। अभी उसके वजह से क्या होगा, फीमेल्स को सेल्फ सेल्फ डाउट होगा कि भाई मैं तो बच्चा भी पैदा करने लायक नहीं हूँ। देन द थिंग्स विल स्टार्ट वर्सन ड्यूरिंग द सेकेंड प्रेगनेंसी। द फीमेल गोज टू के वो 3-4 महीने स्टार्टिंग के कि भाई मिसकैरेज फिर से ना हो जाए, भाई मिसकैरेज फिर से ना हो जाए। और ऐसे केसेस में जब वो फीमेल कांस्टेंट एक डर में होती है, उसके बाद जो बेबी पैदा होगा वो भी कहीं ना कहीं मेंटली डरा हुआ ही होगा ना, कि भाई मेरी माँ सही कांस्टेंट प्रेशर में थी मुझे होने के। तो ऑब्वियसली वो एक हेल्दी बेबी तो होगा नहीं। नहीं तो होगा, हाँ। मेंटल वायरिंग में तो कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम आएगी ना। अभी भले वो 6th-7th मंथ तक संभल भी गई हो, बट उसने जो इनिशियल फॉर्मेशन ऑफ इयर्स है या इनिशियल फॉर्मेशन ऑफ मंथ्स है जो बेबी डेवलप हो रहा था, तब तो उसने अपने मेंटली फिजिकली खुद को बहुत ज्यादा नंब कर लिया है ना। तो सही है। दिस इज द थिंग। सेकेंड जो इमोशनल अब्यूज की वजह से हो रहा है वो है एक फीमेल की बॉडी, जो आज के टाइम पे 30s में ही जवाब दे रही है, जो एक टाइम पे 50 और 60 साल की फीमेल, जैसे मेरी मॉम मदर इन लॉ भी है, आज वो 50-60 के एज में आके हारी है कि भाई अब काम नहीं हो रहा है। हाँ बट हाँ एट द हाँ। एज ऑफ 50-60, बट उसके बाद की जो जनरेशन है जो आज 40s में, वो तो अभी ही हार चुकी है, उनसे तो अभी से ही काम नहीं हो रहा। और जो हमारी जनरेशन एट द एज ऑफ 30s है, तो आई एम 29 years old, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझसे तो अभी भी इतना काम का इनपुट नहीं हो रहा है। नाउ द थिंग इज योर आई एम टॉकिंग आफ्टर मैरिज आफ्टर अ किड, बट अभी तक एक बहुत चंक ऑफ फीमेल्स भी है जो अभी तक शादी भी नहीं, स्टिल उनको लगता है कि उनकी बॉडी ही अलाउ नहीं कर रही है। ये क्या है, ये एक जनरेशन ऑफ ट्रॉमा है, इट्स अ वेव। राइट राइट। बहुत सही कहा आपने कि इतना सारा इश्यू होता है ना कि ये पूरा एक इमोशनल अब्यूज हमें कितनी सारी प्रॉब्लम्स दे जाता है। And you have noticed, Purvi, that here we are not talking about one person getting hampered. I am here constantly pointing out about a generation getting hampered. तुम्हारे राइट। मॉम इन लॉज, तुम्हारी दादी नानी, तुम खुद, और पीछे तुम्हारे बच्चे। वी एज अ, पूरी क्योंकि कहीं जनरेशन। ना कहीं ये बहुत एक अच्छी चीज बोलती थी कि पीछे ना एक बहुत अच्छी बात बोली थी हमारे बहुत बड़े बोलते हैं ना लीडर्स में, कि जब एक आदमी पढ़ने के लिए जाता है तो वो खुद पढ़ा लिखा बनता है, पर जब एक फीमेल पढ़ती है तो वो लिटरली एक क्लैन को एजुकेट करती है। तो यस। आप समझ सकते हो कि एक औरत पे कितना बड़ा भार है कि वो इतने सबको संभाले, बट इन रियलिटी वो औरत की अपने में ही कोई वैल्यू नहीं है। सही है, राइट, परफेक्ट कहा आपने। ये कितना इश्यू पूरा है, कितना इमोशनल अब्यूज कितना प्रॉब्लम करता है लाइफ में। इसी के साथ में ना मैंने बहुत सुना है कि अडल्ट एडीएचडी भी होता है, तो व्हाट इज दिस अडल्ट एडीएचडी? मैंने किड्स एडीएचडी सुना था कि बहुत इसमें प्रॉब्लम्स होती है करके। व्हाट इज अडल्ट एडीएचडी? So this way I can talk it like, so Purvi, do you overthink? या बहुत बार होता है ना कि हर कोई होल्ड करता है चीजें। So do you have thoughts where you are constantly thinking and thoughts race कर रहे, मतलब एक थॉट से दूसरा थॉट जंप कर रहा है, एक थॉट से दूसरा थॉट जंप कर रहा है? होता है, हाँ। Do you feel physically very tired? एट टाइम्स कि हाँ, होता है कि हम कितना थक गए हैं यार, बहुत हो गया है, कुछ नहीं करना है अभी। So congratulations, you are in borderline of ADHD. ओह गॉड। आई डोंट से लाइक दैट, मेरे को डर लग रहा है अभी बैठ के यहाँ पे। No, the thing is we all are facing it completely. It's like हम कहीं ना कहीं सारे ही प्री डायबिटिक्स है ही. It is like saying that कि हम सबको कहीं ना कहीं प्री डायबिटीज है.
हमने अगर खुद के स्ट्रेस लेवल्स को कंट्रोल नहीं किया तो हमें डायबिटीज होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। दैट इज अबाउट अडल्ट एडीएचडी। हम कहीं ना कहीं सारे ही, आप, मैं, आप अपने बाजू में कोई पर्सन को भी रखे, वो, हम कहीं ना कहीं अडल्ट एडीएचडी के बॉर्डर लाइन है। बट अगर हमने अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को, अपने बॉडी लेवल को कंट्रोल नहीं किया तो हम एक अडल्ट एडीएचडी की तरफ जा रहे हैं। अब इमोशनल अब्यूज अडल्ट एडीएचडी की तरफ कैसे जाएगा? आई गिव यू एन एग्जाम्पल। ठीक है, एक डॉटर इन लॉ आई। ठीक है, डॉटर इन लॉ सबसे छोटी थी, तो उसके आगे तीन चार फीमेल्स थी। सपोज दो जेठानियां, दो नंदे, एक सास। ठीक है, शी ऑलरेडी हैव 5 पीपल टू टैकल टू। ठीक है ना, शी इज द लास्ट वन। वो पांच लोगों को लगा कि चलो, सास अब्यूज से गई हुई है, जेठानियां अब्यूज से गई हुई है, नंदे अपने ससुराल में अब्यूज से गई है, तो हम इसको थोड़ी छोड़ेंगे। शी ऑल्सो शुड हैव टेस्ट ऑफ इट। ठीक है, राइट, तो हम, राइट। राइट बिहेवियर क्या होता कि हम गए हुए हैं बट हम इसको इन्फ्लिक्ट नहीं करेंगे। बट वो राइट होता तो राइट हम करते भी नहीं है ना, आप करते हो ना मैं करती हूँ, राइट कोई नहीं करता। हम करते हैं रैगिंग। तो अब इसको भी तो मिलना चाहिए। नाउ द फीमेल इज कि पहली वाली को एक जने थे टैकल करने के लिए, दूसरी वाली के पास दो जने, तीसरी वाली के पास तीन जने, अब ये पर्सन के पास पांच जने। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू अ सिनेरियो विच आई एम वेरी श्योर बहुत लोग रिलेट करेंगे। अब ये फीमेल ने, बड़ी भाभी ने बोल दिया कि देखो सुमन, तुम्हारी ये चीज सही नहीं है, तुम ये पल्लू ऐसे रख लो। ठीक है, फिर तुम दूसरी वाली के पास गए, सुमन तुम अपना पल्लू सीधा रखो, ऐसे ज्यादा अच्छा लगेगा। तीसरी वाली ने बोला, ननद ने बोल दिया कि भाई घूंघट इतना रखना ही है। और चौथी वाली ने बोला घूंघट इतना रखोगे तो चलेगा। ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल, आई एम सेइंग द मोस्ट सिंपल। अब नाउ द सुमन फीमेल, द फीमेल ई, शी सेज इट कि भाई इसने ये बोला, इसने ये बोला, इसने बोला, तो क्या चाहिए, क्या अच्छा लगेगा, कैसे लगूंगी मैं, क्योंकि वी आर, शी इज एन इजी टारगेट, वो ऑलरेडी बहुत ही नर्वस स्टेज में है। ठीक है, शी इज, राइट। उसका मेंटली वायरिंग ऑलरेडी कहीं ना कहीं हैम्पर हो चुका है, बिकॉज वो नर्वस है, वो एक नई फैमिली में है, और ससुराल के बारे में कितनी अच्छी बातें होती है वो कोई नहीं बोलता। अब वो फीमेल ऑलरेडी जो चार व्यूज अडेप्ट कर रही है खुद में, वो अब कंफ्यूज स्टेट में चली जाएगी। और जैसे ही वो बाहर गई और एक के हिसाब से चल गई और बाकी चार लोगों ने उसको कोई भी टाइप का कमेंट दिया, दिस फीमेल गोज वन स्टेप डाउन। शिट, नाउ दीज फोर पीपल विल नॉट टॉक टू मी बिकॉज आई हर्ट दिस वन। क्योंकि वो राइट। ऑलरेडी, आई एम टॉकिंग अबाउट अ फीमेल हु इज कंप्लीटली नर्वस। ओके, ठीक है। सेकेंडली, फिर एक ऐसा इंसिडेंट हुआ, कहीं बाहर जाना था, फिर चार लोगों ने मुंह बना लिए कि ये तो एक ही सुनती है, वो एक भी रिलायबल नहीं थी, उसने भी कुछ कमेंट कर दिया। ऐसे करके वो जब रात को थकी हारी सो रही है, तो वो लिटरली उन पांच लोगों से सारे एनर्जीज लेके सो रही है। नाउ ड्यूरिंग हर स्लीप साइकिल, व्हाट इज शी गोइंग थ्रू? अ कांस्टेंट वेव। जो ब्रेन के न्यूरोनिक वेव्स होते हैं वो कॉन्स्टेंटली उसके चल रहे हैं। नाउ मॉर्निंग में शी गेट्स अप विद दैट एंजाइटी, कोई कुछ बोल देगा तो, कोई मुझसे नाराज हो जाएगा तो, कोई कुछ बोल देगा तो, कुछ, शी हाँ। गेट्स अप इनटू दैट स्टेज ऑफ दैट नर्वसनेस। This constant stage where you are under anxiety and nervousness, this will start producing adult ADHD, which is attention deficit hyperactive disorder, because your mind is in under constant hyperactivity and you don't know कि आपने किस चीज पे concentrate करना चाहिए। बिकॉज बाहर से इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा आ रही है। हम क्यों बोल रहे हैं कि फोन कम करो, क्यों बच्चों को फोन कम करने के बोल रहे हैं? क्योंकि अगेन इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा है। तुम एक रील खोलो, तुम्हें 1000 इंफॉर्मेशन मिलेगी। हम भी कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, बट हम क्या कर रहे हैं, हम एक फ्लो में जाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारा रिसीवर उसे एक्सेप्ट कर सके, उसके ब्रेन के न्यूरॉन्स रिलेट कर सके। बट जब आप रील्स निकालते हो तो वो अलग अलग टाइप्स की रील्स होती है ना। डांस रील आ गई, फिर इंफॉर्मेशन रील आ गई, फिर एस्ट्रोलॉजिकल रील आ गई, फिर मेडिकल रील आ गई। तो फिर हाँ, वो हाँ, हाँ। पर्सन कहाँ जा रहा है? अरे एस्ट्रोलॉजी के पास जाओ, मेडिकल जाओ। नाउ दिस इज द सेम फीमेल। अब भले ही तुम एक ऐसे फैमिली में जाओ जो न्यूक्लियर है, ठीक है, तुम्हारे पास सिर्फ सास है टैकल करने के लिए। अब तुम्हें लगता है बात सिर्फ सास तक रह जाती है, तुम्हारा राइट। सास बोल ऐसे रहो, तुम्हें बहू है, तुम्हें बहू जैसे रहना है। हस्बैंड को डिसअपॉइंटमेंट है, भाई तुम मॉडर्न क्यों नहीं रह रही हो। सास को प्रॉब्लम है कि तुम घूंघट क्यों नहीं रख रहे हो। हस्बैंड आके बोलते तुम कचरे वाली जैसे क्यों रह रही हो।
दैट इज द थिंग। तो इट्स नॉट ओनली अबाउट फीमेल सेंटर बट इवन द मेल्स। तो वो जब वो फीमेल होती है वो कॉन्स्टेंटली इतनी सारी चीजें ऑब्जॉर्व कर रही होती है। अब वो धीरे धीरे क्या होता है, वो अपने बच्चों की भी इंफॉर्मेशन ऑब्जॉर्व कर रही है, वो अपने इन लॉज की इंफॉर्मेशन ऑब्जॉर्व कर रही है, वो अपने पेरेंट्स की भी इंफॉर्मेशन एक हद तक ये करिए। यहाँ पे मैं ये नहीं बोलूंगी कि भाई खाली इन लॉज ही खराब है, पेरेंट्स भी बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। पेरेंट्स भी आपको उतने ही इंफॉर्मेशन देते हैं जितनी इन लॉज करते हैं। बट यू एज अ फीमेल इज नाउ सो वल्नरेबल कि यू आर एक्चुअली ruining योर लाइफ। ना तुम ढंग की माँ बन पा रहे हो, ना तुम ढंग की जॉब कर पा रहे हो, ना तुम ढंग के बहू बन पा रहे हो, क्योंकि तुम्हारी जो फीमेल एक्सपेक्टेशंस है वो सिर्फ तुम्हारे खुद तक है। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि अरे राइट। ये दे रहा है, ये दे रहा है, ये दे रहा है, मेरे में ही कुछ गलत होगा। एंड नाउ अ फीमेल हु बिफोर मैरिज जो किसी को सुन रही ही नहीं थी, वो एक अचीवर थी क्योंकि वो किसी की नहीं सुनती थी, वो उसका राइटनेस पे चलती थी। अब वही फीमेल एक लो अचीवर बन चुकी है क्योंकि वो इतना ज्यादा लोगों की सुन रही है, और रियलिटी एक भी जना काम का है नहीं। सही है, बहुत सही कहा आपने। और ये कितना इशू करता है, राइट? मेंटल लेवल पे तो करता ही है। मैं साथ में यहाँ पे ये भी जानना चाहती हूँ कि फिजिकल लेवल पे एडीएचडी वुमेन्स को कैसे अफेक्ट करता है? अडल्ट एडीएचडी जो है फिजिकल लेवल पे कैसे हार्म करता है लेडीज को? सो यार आई विल नॉट ओनली पॉइंट आउट द अडल्ट एडीएचडी, बट अगर आप कहीं ना कहीं इमोशनल अब्यूज, टॉक्सिसिटी या एडीएचडी से हो, तो अगर आप नोटिस करते हो जब आप आईने में देखते हो तो आप एक डल फेस देख रहे हो। हाँ। सेकेंड इम्पोर्टेंट थिंग, एक पुअरेस्ट मेटाबॉलिज्म यू हैव बीन सीन। नाउ व्हेन आई से मेटाबॉलिज्म इशू, या तो आप अपना वेट ड्रेस्टिकली लूज आउट कर रहे हो, या तो आप अपना वेट ड्रेस्टिकली इंप्रूव कर रहे हो, कि आपका बहुत वेट सही। बहुत ज्यादा, बोलते हैं ना, कॉन्स्टेंटली ग्रो हो रहा है, हाँ। सॉरी हाँ। बट कॉन्स्टेंटली आपका वेट गेन हो रहा है। अब आप सोच रहे हो, खा तो मैं दो ही रोटी रही हूँ, कैलोरी इंटेक, सो नाउ आई गेट अ बिग चंक ऑफ पेशेंट्स जिनकी कैलोरी जो इंटेक होती है वो दिन की सिर्फ 800 कैलोरीज होती है, पर उनका वेट हमेशा रहता है 70 to 80। राइट। मेटाबॉलिक राइट। इशू इज द रियलिटी ऑफ योर मेंटल सिम्टम्स। तुम्हारा मेंटल वो जो स्टेट है वो हैम्पर हुआ नहीं, तुम्हारे बॉडी पे सबसे पहले मेटाबॉलिज्म पे ही दिखेगा। नेक्स्ट थिंग यू वुड बी नोटिसिंग दैट आफ्टर दिस, स्लीप प्रॉब्लम्स विच आर वेरी कॉमन। या तो तुम्हें नींद ज्यादा आएगी या तो तुम्हें नींद कम आएगी, बट नॉर्मल नींद नहीं आएगी। तो अगर आप उन लोगों में से हो जो उतने टाइम फ्रेश फील कर रहे हो, मुबारक हो, आपका मेंटल स्टेट बहुत सही है। सही है। अभी आप इसमें क्या ऐसा कहना चाहेंगे खुशबू जी कि हम जो फीमेल्स जो होती है, जो शादीशुदा है, जो ऑलरेडी बहुत लोगों के सुन रही है और उनको खुद के लिए भी कुछ करना है, तो वो क्या करे एग्जैक्टली? क्योंकि वो बीच में फंसी हुई फील कर रही है पूरी तरह से। See, now let's see that for an example, you are into a marriage which is not really worth it. ठीक है? Now, after 6 years of marriage, when I actually started looking at lot of patients and everything, see, when even I got married or when any person gets married, now उनके दिमाग में बहुत ही ऐसे थॉट्स होते हैं कि भाई हस्बैंड वाइफ क्या होते हैं, ये एक रिलेशन है। क्योंकि मूवीज में हमें ऐसा लगता था कि भाई हस्बैंड ही सब कुछ है या वाइफ भी सब कुछ है। तुम लव मैरिज करो तो तुम डीपली इन लव होते हो, तुम्हारे 10-10 साल के रिलेशनशिप्स होते हैं, और तुम्हें पता है कि यार ये बंदा संभाल लेगा, ये बंदा लव ऑफ माई लाइफ है, इसे मैंने चूज किया। और अरेंज मैरिजेस में तो वो तुम्हें मिला ही पहली बार होता है, तुम उतना ही बेसिक ही जानते हो उसको, तो वही है। बट द रियलिटी ऑफ मैरिज इन आवर कंट्री और मे बी आउटसाइड ऑल्सो, बट आउटसाइड कॉजेज अलग है, अपने इंडिया में कॉजेज अलग है। द रियलिटी ऑफ मैरिज इज जस्ट प्योरली सिक्योर। हम 90% of the females are just into a relationship just to have some secure, maybe financial dependency, वो सबसे मेजर कॉजेज होता है। सेकेंड के सोसाइटी में पोजिशन। हाँ। थर्ड किड, हमें ऐसा लगता है बहुत सारे लोग बच्चों की वजह से शादी में है, बट इन रियलिटी बच्चा, एक फीमेल को कॉन्फिडेंस आ जाता है तो वो ये भी सोचती है कि वो बच्चा अकेले संभाल लेगी। बट दिस इज द रीजन वी आर इनटू मैरिज। अब ऐसे मैरिजेस का हल ये नहीं होता, क्योंकि अगर तुम किसी के पास जाओगे ना तो वो यही बोलेगे हर बात पे डिवोर्स थोड़ी लेना होता है, शादियों में तो हाँ। छोटी चीजें रहती है। एक मेरी नानी एक बहुत ही ये बोलते, दो बर्तन जाओगे वो खटकेगे ही, बट सही आवाज है। तो सही है। दो पॉइंट ऑफ व्यू।
तो अगर हम हमारी शादियों में से प्यार बहुत पहले निकल चुका है तो डोंट इवन गो टू फाइंड इट, बट जो रह गया है वो है कहीं ना कहीं सिक्योरिटी। अब हम एक शादी मेंटेन करनी है क्योंकि हमें एक सिक्योर लाइफ चाहिए, हमें समाज में हमारी वो इज्जत चाहिए। अब ऐसी शादी में रहने के बावजूद जहां से तुम्हें हर जगह से बोलते हैं ना जीरो अंडरस्टैंडिंग है, तुम्हें नाम दिए जा रहे हैं, सब कुछ मिल जाए, एक एक गिफ्ट मिला है इमोशनल अब्यूज का, वैसे शादी में रह के तुम कैसे खुद को प्रोटेक्ट करो? तो एज आई सेड मेजोरिटी ऑफ फीमेल्स ऐसी शादी में है, तो वो ऐसा क्या करनी चाहिए कि वो खुद का ध्यान रखे? तो फर्स्ट एंड वन इम्पोर्टेंट सेंटेंस प्लीज ये गांठ बांध लो, सेट बाउंड्रीज। आप लोगों को सबको, इनफैक्ट मैं भी हूँ, हम सबको बाउंड्रीज मेंटेन करनी बहुत जरूरी है। आपने ये चीज सामने वाले को क्लियर कर लेना है, भले ही वो तुम्हारे इन लॉज हो, तुम्हारे खुद के पेरेंट्स, सिबलिंग्स, जो भी हो, कि भाई मैं तुम्हारे यहाँ इतना ही ले सकती हूँ, इससे ज्यादा तुम मेरे बोलते हैं ना एनर्जीज को डिस्टर्ब कर रहे हो। अब ये कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आप खुद पे वर्क करोगे। पहले तो आप अपने हेल्थ को सुधारो। अगर आपको वेट प्रॉब्लम है तो आप उसको सॉर्ट आउट करो, मेटाबॉलिज्म इशू है तो उसको सॉर्ट आउट करो, मेंटल फिजिकल लेवल पे खुद को सॉर्ट आउट करो, और थोड़ा खुद को टाइम दो। खुद के लिए दिन में 15 मिनट से लेके 1 घंटा निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। खुद के दिमाग से वो विक्टिम मेंटालिटी निकालो कि भाई मैं नहीं रहूंगी तो इनका क्या होगा, तुम नहीं रहोगे तो ये और खुश होकर कुछ और ढूंढेंगे। सही है, सही है। एक मारवाड़ी में बहुत बड़ी कहावत है कि जावे तो खाली टाबरारी मार जावे, बाकी धनीरी लुगाई तो दूसरी भी ना जावे। ये एक मारवाड़िया में बहुत कहावत है बड़ी, कि जब डेथ होती है फीमेल की तो खाली बच्चों की माँ ही मरती है, बाकी हर रिश्ता रिप्लेसेबल होता है। हस्बैंड के लिए दूसरी वाइफ आ जाएगी, या कोई दूसरा रिलेशनशिप, सास के लिए दूसरी बहू आ जाएगी, या और कोई नहीं तो एक नौकरानी ही घर में आ जाएगी। पर सही है। जो माँ वाला है तो आपने उस पे ज्यादा वर्क करना बहुत जरूरी है, बिकॉज आपकी जो लाइफ है, आपका लाइफ डिसीजन है, वो सबसे ज्यादा आपके बच्चों को अफेक्ट कर रहा है। आप जब बाउंड्री सेट कर रहे हो या खुद को इंडिपेंडेंस और बेटर बना रहे हो, तो आप खुद का भला नहीं कर रहे हो, आप अपने बच्चे का भला कर रहे हो। बिकॉज वेन योर किड comes from school and see you all happy and glowing, he is the first person to say I'm in a healthy environment, and वो राइट। environment आप उसको दे रहे हो ग्रो करने के लिए। और अगर आपका बच्चा नहीं हुआ है अभी तक, तो स्टिल यू आर डूइंग इट फॉर योर ओन सेल्फ। सेट बाउंड्रीज इवन इन ऑफिसेस, मेक श्योर कि आपकी एक बॉर्डर लाइन हो कि मैंने काम करना है पर मैंने इधर तक ही काम करना है, इससे बात मेरे शरीर को भी दुख रहा है। हाँ। फेस, जो आजकल रूटीन चल रहा है, स्किन केयर रूटीन्स, हेयर केयर रूटीन्स, डू दैट। खुद को सुंदर बनाओ। इट्स नॉट अबाउट गॉड गिफ्टेड थिंग, इट्स अबाउट योर ट्रू इनर सेल्फ, कि आप खुद को राइट। सुंदर बना रहे हो, आपने जो भगवान ने बॉडी दी है आप उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हो, और आप उससे वेल केप्ट कर रहे हो। ये सेल्फिश नहीं है। खुद को टाइम देना, स्पेशली खुद का खाना। एक फीमेल होती है, वो बादाम 4 पति के लिए भिगोएगी, 4 बच्चे के लिए भिगोएगी, पर खुद के लिए नहीं भिगो के रखेगी। डू इट, बिकॉज इन रियलिटी अगर तुम्हारे हाथ पैर काम नहीं किए, पति वहां से ताने मारेगा, बेटा यहाँ से ताने मारेगा। इसलिए खुद को सस्टेन करो, वर्क ऑन योर सेल्फ, एंड दिस यू कैन डू विद इन द सिक्योरिटी। अगर कोई कुछ नहीं करने दे रहा तो स्पीक अप। तुम्हें ही खुद के लिए बोलना है, तुम्हारे लिए कोई नहीं बोलेगा। एंड Purvi, I think we are living in a kind of a selfish world where everybody is thinking about themselves, but everybody is refused to accept. Right. Right. That is right. Everyone is selfish in their own way. बहुत बढ़िया खुशबू जी, आपने बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें बताई। हमने ऑलमोस्ट वी हैव कवर्ड एवरीथिंग इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम एंड इट वाज रियली नॉलेजेबल। आपने बहुत सारी चीजें बताई, बहुत सारी चीजें शेयर की जो लोगों को बहुत मजा आया होगा सुन के। थैंक यू सो मच खुशबू जी फॉर ज्वाइनिंग दिस, एंड आपने इतनी सारी बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई। थैंक यू सो मच। It was my pleasure to be part of this, and with this, I hope that females start loving and respecting themselves first. Because बाकी तो होते रहेंगे, everything I would say to everybody, हम खुद का भी ध्यान रख सकते हैं और हम खुद दूसरों का भी ध्यान रख सकते हैं, बट पहले खुद को रिस्पेक्ट करो। सही बात है, सही बात है। बहुत ही गहरी चीज है ये, और ये बहुत समझने जैसी चीज है कि आप जब खुद का ध्यान रखोगे ना तो ही आप कुछ आगे लाइफ में कर पाओगे यार।
किसी और के लिए भी डेफिनेटली आप कुछ कर पाओगे। दैट्स द थिंग, क्योंकि आजकल वो होता है ना कि तुम मेरी सेवा छोड़ के तुम अपनी सेवा पहले कर लो, तो यही सेल्फिशनेस से ही बेटरमेंट होगा। तुम खुद अगर हेल्दी रहोगे तो तुम अपने आप अपने इन लॉस का ध्यान हाँ रखोगे, तुम अपने आप हाँ। घर वालों का ध्यान रखोगे, क्योंकि तुम खुद हेल्दी हो। आप खुद ही बीमार रहोगे तो आप किसका ध्यान कैसे रख पाओगे, खुद के पीछे ही नहीं ध्यान दे पाओगे। मेंटली और फिजिकली दोनों। सही है, बहुत बढ़िया कहा आपने खुशबू जी। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। एंड बहुत बढ़िया रहा आपके साथ में ये सेशन। इट वॉज माई प्लेजर टू बी पार्ट ऑफ इट।